दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का है और पेपर 2014 का है। दोस्तों अक्टूबर 2013 में वैकेंसी आई थी, जिसका फरवरी 2014 में एग्ज़ाम हुआ था। ये वो पेपर है और उस समय पेपर जो है वो ऑफलाइन होता था, इसलिए एक ही पेपर हुआ था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें ट्रेड थ्योरी से संबंधित टेक्निकल के 100 एमसीक्यूज होते हैं। दोस्तों हम इस पेपर को दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक पार्ट फर्स्ट आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक नॉन टेक वालों के लिए आप एमजीबी स्टडी पॉइंट पर इस नॉन टेक्निकल पार्ट को देख सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। यानी पार्ट फर्स्ट आज का ये वीडियो है अपना। पार्ट सेकंड के लिए टेक्निकल के लिए आप वेट करें और पार्ट नॉन टेक वाले के लिए आप एमजीबी स्टडी पॉइंट चैनल पर विजिट करें। हमारे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम सभी क्वेश्चंस को कारण सहित आपको एक्सप्लेन करके उत्तर बताएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन आप लास्ट तक जरूर देखना। आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर आप ज़रूर करना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा है कि तेल परिपथ ब्रेकर का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों सवाल में थोड़ी सी एरर है। सवाल ये पूछ रहा है कि ओसीबी में जो ऑयल भरते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है ना, उसमें जो तेल डाला जाता है उसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों देखो सर्किट ब्रेकर और उसके प्रकार, मैं दोनों की आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान रखना। सर्किट ब्रेकर एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट को ब्रेक और मेक करने का काम करती है, यानी जो स्विच काम करता है वही सर्किट ब्रेकर काम करता है। अंतर इतना है कि जब फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक बंद कर देता है, जबकि स्विच ऐसा नहीं कर सकता। तो ये बड़ा डिफरेंस हो गया। हम इसको एज ए स्विच यूज कर सकते हैं, यानी जब मैनुअली हम चाहें तो ऑन और ऑफ कर सकते थे, मेक और ब्रेक, और जब फॉल्ट आता है तो ये खुद ऑटोमेटिक सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये है सर्किट ब्रेकर। अब दिक्कत ये है कि हम सर्किट ब्रेकर को दोस्तों ज़्यादातर तब यूज लेते हैं जब हाई करंट वाले सर्किट हो, यानी करंट की वैल्यू मोस्टली हाई हो। तो साथियों हमें सब जानते हैं हम कि जब भी हम सर्किट को मेक और ब्रेक करते हैं तो हाई इंडक्टेंस के कारण स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग के कारण कॉन्टैक्ट पिघल सकते हैं, इसलिए हमें उस स्पार्किंग को रोकना ज़रूरी होता है। और स्पार्किंग रोकने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे तेल सर्किट ब्रेकर में हम तेल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा संपर्क के आर पार उत्पन्न आर्क को बुझाना, ये ऑयल का काम होता है। ऐसे ही एयर सर्किट ब्रेकर में प्राकृतिक वायु होती है, उसका काम है। इसी तरह से एबीसीबी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर होती है, वायु दाब वाली एयर होती है, तो उस कंप्रेस्ड एयर का काम होता है आग बुझाना। इसी तरह से वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम है, वैक्यूम में आग बुझ जाती है। यानी सब में इनका उद्देश्य क्या है कि जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है उस दौरान स्पार्किंग होती है, उस स्पार्किंग को समन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है। दोस्तों हम सब जानते हैं फॉर्म फैक्टर है। फॉर्म फैक्टर को हिंदी में आकृति गुणक या रूप गुणक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, किस परिपथ ब्रेकर के कार्य में संपीड़ित वायु कंप्रेस्ड एयर है। दोस्तों तो एबीसीबी होगा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर में नेचुरल एयर होती है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल होता है, एमसीबी में भी प्राकृतिक वायु से ही आग बुझती है। वैसे इसमें इतनी स्पार्किंग होती भी नहीं है क्योंकि ये लो करंट के लिए यूज करते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है तो इसमें वैक्यूम होता है। SF6 सर्किट ब्रेकर है तो इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होती है। अगला सवाल, जांच से पता चला कि एक डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर बुरी तरह से घिस गया, रेगमाल का प्रयोजन ही नहीं है, यानी यूज करोगे तो भी कोई बेटर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसका दूसरा जो उद्देश्य होता है, तरीका होता है, वो है कि लेथ मशीन पर कम्यूटेटर को खराद लें, मतलब उसमें सेगमेंट्स जो है उनको लेथ मशीन पर हम दोबारा तैयार करें। लेथ मशीन सबसे बड़ी मशीन होती है मशीनों के मामले में, मशीनिस्ट वाले इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगला सवाल है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो कितना होता है। देखिए दोस्तों
डिपार्टमेंट ने तो इस ऑप्शन का बोनस दिया था इस क्वेश्चन का सबको। हालांकि मैं बता सकता हूँ आपको, इसमें ऑप्शन भी हम सही मान सकते थे। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो इकाई से अधिक होता है। टर्न रेशो के होता है, नहीं भी लिखे तो हमें मानना होता है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया। तो के का जो मान है वो हमेशा 1 से अधिक आता है, और ये देखिए सी में ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल में सी ऑप्शन सही होना चाहिए था, विभाग ने इसका कोई उत्तर सही नहीं माना। अगला सवाल है, वायरिंग के पुर्जों के आधार और बेस जो है वो किसके बने होने चाहिए। दोस्तों वायरिंग के जो होते हैं वो ताप प्रतिरोधी होने चाहिए, टेम्परेचर सहन करने वाले होने चाहिए। अब हालांकि टेम्परेचर से अदहनीय पदार्थ ये भी आ जाता है, दोनों एक जैसे ऑप्शन है, लेकिन हमें ई ऑप्शन के साथ जाना है, ताप प्रतिरोधी पदार्थ वायरिंग में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज बराबर हो, यानी E1 और E2 बराबर हो, या फिर V1 V2 बात एक ही है, ऐसे ट्रांसफार्मर को आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं साथियों। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी की वोल्टेज, टर्न और करंट हमेशा बराबर होती है, टर्न रेशो का मान हमेशा 1 होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला सवाल है कि बैटरी में मुकामी प्रक्रिया से बचने के लिए विद्युत अपघट्य में केवल, देखो मुकामी तो अब पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे तो सेडिमेंटेशन बोलते हैं इसको, और उसके लिए आसूत जल का उपयोग करना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको। अगला सवाल है, कंड्यूट पाइप वायरिंग में जो वंकनों की त्रिज्या, वंकनों नहीं दोस्तों, ये एक तरह से जो एल्बो होता है ना उसको बोलते हैं ये, तो एल्बो की जो त्रिज्या है दोस्तों 7.5 मीटर होती है। अगला सवाल है कि एमसीबी से अधिक विश्वसनीय है। जब हम प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में बात करें तो फ्यूज से कहीं ज़्यादा रिलायबल होती है एमसीबी, फ्यूज के साथ तुलना की जाती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मेगर का उपयोग करते समय को स्पर्श करने से बचे। देखो वैसे तो मेगर के दोनों सिरों को एक साथ कभी नहीं पकड़े, लेकिन हो सके तो मेगर के किसी भी सिरे को आप स्पर्श ना करें। तो ऑप्शन के साथ हमें डी में ही जाना होगा, क्योंकि मेगर में एक्चुअली डीसी सप्लाई होती है, और वो भी 500 वोल्ट की डीसी। और डीसी में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल एक जैसे होते हैं या एक जैसे खतरनाक होते हैं, इसलिए मेगर में किसी भी सिरे को हम स्पर्श ना करें। नेक्स्ट हमारा सवाल है, सिंगल कोर केबल में आमतौर पर प्रदान नहीं किया जाता। स्टील की आर्मरिंग नहीं होती है दोस्तों सिंगल कोर केबल में, यानी सिंगल कोर केबल मोस्टली आपको फ्लेक्सिबल ही देखने को मिलेगा, आर्मर्ड उस पर नहीं होगा। अगला हमारा सवाल, ब्रिटानिया जोड़ के लिए सख्ती से खींचे गए नंगे तांबे के तार का जो कोण होता है वो कितना है। तो ब्रिटानिया जॉइंट है 90 डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री पे इसका एंगल रखा जाता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल है कि सॉफ्ट ग्रेफाइट का ब्रश है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 5 वर्ग सेंटीमीटर का है, जबकि धारा घनत्व 9 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया 9 एम्पियर करंट लेकर जा रहा है, तो 5 वाला कितने लेकर जाएगा, 45 एम्पियर। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि थर्मोकपल जो है वो क्या नापने के काम आता है। तो उच्च विभवांतर नापने के काम आता है थर्मोकपल। दो भिन्न धातुओं के जंक्शन पर तापांतर के कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी कितना टेम्परेचर में डिफरेंस था, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला सवाल है कि प्रतिरोध का प्रकार कौन सा है। वायर बाउंड भी होता है, कार्बन भी होता है, और कार्बन फिल्म प्रतिरोधक भी होता है, डी ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज का वेव फॉर्म है, तो अल्टरनेटर हमेशा साइन वेव उत्पन्न करता है, साइनिसॉइडल वेव बोलते हैं, डी ऑप्शन रहेगा। 240 वोल्ट एसी घरेलू वोल्टेज जो है तो एलटी में आएगा, लो टेंशन इसको कहा जाता है, निम्न वोल्टेज भी लिख सकते हैं, निम्न तनाव भी लिख सकते हैं। एक ओपन सर्किट में क्या होता है, देखिए ओपन सर्किट में करंट जीरो होती है, तो श्योर हो गया रेजिस्टेंस अनंत होगा, यानी प्रतिरोध जो है वो अनंत होगा और धारा शून्य होगी, क्योंकि खुला परिपथ है, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला सवाल है, एक तार जिसका मापन 1 व्यास है तो टेढ़ा अनुभागीय क्षेत्र कितना होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है दोस्तों, सवाल ये है कि एक तार जिसका व्यास 1 mm है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। देखिए तार जो होता है ना हमेशा वर्ताकार आकृति का ही होता है दोस्तों, ध्यान रखना, यानी वर्त का
व्यास देकर के आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वेयर बटे 4। जब कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा सी 0.78 mm²। अगला हमारा सवाल है कि अगर परिपथ में कॉपर का चालक साइज 10 वर्ग mm का है तो जीआई तार अर्थिंग के लिए साइज कितना होना चाहिए। दोस्तों यदि कॉपर का चालक है और जीआई का अर्थ तार के लिए आप यूज कर रहे हैं तो वो समान साइज का ही होना चाहिए। वैसे ये कहते हैं कि आधे से कम का नहीं होना चाहिए। इसमें 5 स्क्वायर mm भी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन ये तब होता है जब समान धातु का हो, यानी अगर अर्थ कंडक्टर के लिए हम यूज करें समान धातु का हो तो आधे से कम का नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न धातु है तो उसके समान साइज का ही होना चाहिए। डी ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है मीट्रिक प्रणाली में जो 1 इंच है वो किसके बराबर होता है। दोस्तों ये लगभग 25.4 mm के बराबर होता है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला सवाल है नरम संयोजनों का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई, इंग्लिश में भी इन्होंने गलती लिखा है, सॉफ्ट कनेक्शन लिखा, लेकिन एक्चुअल में सॉफ्ट नहीं स्कोट कनेक्शन था दोस्तों ये। और स्कोट कनेक्शन के बारे में हम सब जानते हैं कि वो 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सिंपल क्वेश्चन है, सबका आंसर डी आएगा, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर। अगला सवाल है कि सामान्यतः किस ट्रांसफार्मर को लाइटनिंग के लिए और सामान्य बिजली आपूर्ति के लिए काम में लेते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, वितरण परिणामित्र बोलते हैं। बस बार को सामान्यतः से कम ऊंचाई पर नहीं लगाना चाहिए, तो बस बार 2.75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन अपना रहेगा। जिंदर डायोड का उद्देश्य क्या है। तो आउटपुट वोल्टेज को नियत रखना, या उत्पादन वोल्टेज लिखा है इन्होंने, आउटपुट वोल्टेज है। एक जिंदर डायोड जो है ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है और स्थिर वोल्टेज परिवर्तित धारा देना इसका उद्देश्य होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस प्रतिरोधक में ताप परिवर्तन से मान में परिवर्तन नहीं होता। तो मैग्नीन है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है। अगला सवाल है लेड एसिड बैटरी में प्लेटों को शक्ति प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो एंटीमनी का यूज करते हैं। ई ऑप्शन रहेगा। हिंदी में इसको सूरमा लिखा हुआ है, इंग्लिश में एंटीमनी बोलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा अग्निशामक बिजली आग बुझाने के लिए अनुकूल है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पर जो आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए। तो हेलोन टाइप सबसे उपयुक्त रहता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल है कि सेडेड पोल मोटर की हानि क्या है। देखिए कम कैपेसिटी की मोटर होती है, स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत कम है, ओवरलोड सहन करने की भी क्षमता नहीं है। तो ई ऑप्शन रहेगा। ए बी सी तीनों उसके हानियां हैं। अगला सवाल है किस प्रकार के एसी से डीसी कन्वर्टर में लॉसेज कम और क्षमता अधिक है। तो मेटल रेक्टिफायर की दक्षता सबसे अधिक है, 95% तक एफिशिएंसी इसकी मानी जाती है। एमजी सेट की सबसे कम दक्षता होती है। रोटरी कन्वर्टर में भी एक मशीन होती है, इसलिए गुणन हानियाँ इसमें भी होती है। अगला सवाल है निम्न में से किसे यूनिवर्सल बायस भी कहते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर बेस बायस विधि को यूनिवर्सल बायसिंग विधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल 440 वोल्ट पर रेटेड एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सामान्य वोल्टेज पर प्रचालित है। अचानक वोल्टेज 340 वोल्ट हो गया तो मोटर गर्म हो जाएगी दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं होगी। मोटर रुकेगी नहीं, विपरीत दिशा में नहीं दौड़ेगी, रुकेगी और फिर से चलेगी ऐसा नहीं होगा, और करंट कम लेगा ये भी नहीं होगा। मोटर करंट वही लेता रहेगा लेकिन ओवर हीट होगा, गर्म बहुत ज़्यादा होगा, मोटर भी रहेगा। बकोल्ज रिले का उपयोग कहाँ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर पर लगती है, एकमात्र रिले है जो केवल ट्रांसफार्मर में यूज होती है। इंटीरियर फॉल्ट का पता करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तेल और गैस प्रेशर के सिद्धांत पे इसका प्रचालन होता है। ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो लोहा कांच से किंचित विरोध करते हैं, यानी लोहे का विरोध करते हैं, तो उसको प्रतिचुंबक यानी डायामैग्नेट बोलते हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। ट्रांसफार्मर के अंदर नमी सोखने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो सिलिका जेल है। इजी क्वेश्चन है, आप सब भी जानते होंगे। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या पूछी है, 3 होती है, सिंपल सवाल है। अगला सवाल किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम है और उसे वृत्त की आकृति में मोड़ दिया, व्यास के किन्हीं 2 बिंदुओं पर क्या होगा। देखिए जो 16 ओम का प्रतिरोध था वो 8-8 ओम के 2 प्रतिरोधकों में डिवाइड हो गया, और 8-8 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा 4 ओम। यानी व्यास के किन्हीं 2 कोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना आएगा 4 ओम आएगा। डी ऑप्शन सही रहेगा। CRT कैथोड रे ट्यूब जो है उसकी स्क्रीन पर कोटिंग होती है, तो वो फास्फोर की कोटिंग होती है। दोस्तों इजी क्वेश्चन है,
ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सबको पता भी है ये क्वेश्चन, लेकिन हमें पढ़ना ज़रूरी था कि क्वेश्चन आते किस तरह के हैं। अगला सवाल है 415 आरपीएम पर रेटेड स्पीड से कोई 3 फेज मोटर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र में पोल कितने होंगे। देखिए 715 आरपीएम जो है वो किसका हो सकता है, 8 पोल वाली मोटर का हो सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो 750 आरपीएम सिंक्रोनस गति होगी। स्लिप के साथ ये 715 आरपीएम पर चल रही है, तो 8 पोल आ जाएंगे, क्योंकि 4 पोल वाली मोटर की 1500 आरपीएम, 2 पोल वाले की 3000, 6 पोल वाले की 1000 आरपीएम होता है। 7 पोल की मोटर हो नहीं सकती, ई आएगा 8 पोल। अगला सवाल है स्टार में जुड़े 3 फेज परिपथ का फेज वोल्टेज 230 वोल्ट है, लाइन वोल्टेज कितना होगा। तो लाइन वोल्टेज के लिए √3 इंटू फेज वोल्टेज करना है, 230 को 1.732 से मल्टीप्लाई करना, 400 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है। प्रदीप्ति की इकाई लक्स होती है, ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर भी होती है, नहीं दिया हुआ था। डेसिबल जो है ये ध्वनि की इकाई है, हेनरी इंडक्टेंस की है, कूलाम आवेश का, और टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी का। कॉइल का प्रतिरोध 15 ओम, इम्पीडेंस 25 ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, तो 20 ओम आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही रहेगा। कैसे निकालेंगे, एक्सएल बराबर Z² माइनस R² करेंगे और दोनों का अंडरूट करेंगे। 25 की स्क्वायर 625, 15 की स्क्वायर 225, माइनस करेंगे 400 आएगा, और 400 का अंडरूट निकालेंगे तो 20 ओम उत्तर आएगा। अगला सवाल, जब स्विच ओपन ऑन करते हैं तो चोक से हमें एक हमिंग ध्वनि सुनाई देती है, किस भाग से आती है, तो ये उसकी कोर से उत्पन्न होता है, हमेशा ध्यान रखना, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला सवाल है कि फैन यदि धीमी गति से दौड़ रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है। दोस्तों ऑफिशियल आंसर की में इसका ओपन कैपेसिटर माना है, जबकि मैं इस ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगा। यदि कैपेसिटर ओपन है तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा, ध्यान रखें। रोटर वाइंडिंग में आंशिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उस वजह से वो धीमा चल सकता है, क्योंकि रोटर पूरा टॉर्क नहीं बना पाता है। अगला सवाल, सर्वोत्तम विद्युतीय चालकता किस में होगी, तो चांदी में सबसे अधिक चालकता होती है, और 3 फेज में 2 फेजों के बीच में अंतर पूछा है तो 120 डिग्री का होता है, सबको पता है। एसआई पद्धति में कौन सी इकाई गलत है। देखिए कार्य की इकाई वोल्ट है, ये गलत हो गया। कार्य की इकाई जूल होती है, बल्कि न्यूटन है, दाब की पास्कल है। विद्युत प्रवाहकत्व है यानी चालकता तो सीमेंस में होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला में। कार्य की इकाई जूल होगी, वोल्ट नहीं, ये गलत है। अगला सवाल है फैन मोटर में इस्तेमाल होने वाला कैपेसिटर कहाँ जुड़ा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में होता है, क्योंकि इसका काम फेज स्प्लिट करना है, एक फेज को 2 फेज में बनाना है। 90 डिग्री का चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के जैसा बिहेव करता है। बस दोस्तों इस पार्ट में ये थे 50 क्वेश्चन। 101 से लेकर 151 तक अगले पार्ट में आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।